हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरियोडोंटोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जो हर डेंटल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है पेरियोडोंटोलॉजी की? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पेरियोडोंशियम इन हेल्दी एंड डिजीज। पेरियोडोंटोलॉजी क्या स्टडी करता है? आंसर है पेरिडोंशियम इन हेल्थ एंड डिजीज। आज के टाइम में पेरियोडोंटोलॉजी का स्कोप काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। गम डिजीज़ का रिलेशन हो सकता है हार्ट डिजीज़ के, डायबिटीज से। इन्फ्लामेशन बॉडी के दूसरे क्रोनिक डिजीज़ से लिंक्ड हो सकता है। पेरियोडोंटोलॉजी का स्कोप क्या है? सबसे पहले सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ ये लिंक रहता है टिश्यू रीजनरेशन और इम्प्लांट में। व्हाट इज पेरिडोंशियम? पेरी मीन्स अराउंड एंड अडोंटोस मीन्स टूथ। पेरिडोंशियम इज द टिश्यू अराउंड द टूथ। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ पेरिडोंशियम। टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं: जिंजाइवा, पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम एंड alveolar bone. Which of following is not part of attachment apparatus? Gingiva, periodontal ligament, cementum, alveolar bone. The answer is gingiva. Remember, gingiva is the protective part. The attachment apparatus includes periodontal ligament, cementum and the alveolar bone. रिमेंबर, ये सब टिश्यू अलग अलग काम नहीं करते, ये सब एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। अगर एक टिश्यू में डिजीज होती है तो दूसरे टिश्यू में भी इफेक्ट होता है। रीसेंट कंसेप्ट क्या है? एक टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दूसरे टिश्यू को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ कमिंग टू द ओरल म्यूकोजा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओरल म्यूकोजा. One is the masticatory mucosa that includes gingiva and hard palate, the specialized mucosa that includes the tongue, especially the dorsum part. The third is the lining mucosa that covers the bulky part of the oral cavity. जिंजाइवा किस टाइप का म्यूकोजा है? आंसर इज मास्टिकेटरी म्यूकोजा. नाउ जिंजाइवा इज the part of the oral mucosa that covers the alveolar bone and surrounds the neck of teeth. Normally, जिंजाइवा बोन और रूट को कवर करता है, सीमेंटो एनामल जंक्शन के जस्ट ऊपर होता है. Now let us discuss the parts of gingiva. The one is the marginal gingiva, attached gingiva and interdental gingiva. The marginal gingiva, it is also known as free gingiva. ये टूथ के अराउंड कोलर जैसा होता है. जिंजाइवल सल्कस की वॉल बनाती है और प्रोब से सेपरेट हो सकता है. 50% केसेस में फ्री जिंजाइवल ग्रूव प्रेजेंट होता है. वेल, मार्जिनल जिंजाइवा की विड्थ कितनी होती है? इट्स 1 mm. Remember the clinical importance. The bacteria, remember the clinical importance. The gingiva act as a protective barrier against bacteria, mechanical injury, and the toxin. मार्जिनल जिंजाइवा का फ्री एज है जो टूथ को कोलर लाइक स्ट्रक्चर सराउंड करती है. इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द जिंजाइवल सल्कस. प्रोब से भी सेपरेट हो सकता है. 50% केसेस में फ्री जिंजाइवल ग्रूव प्रेजेंट होता है. ये मार्जिनल और अटैच जिंजाइवा को सेपरेट करता है. नाउ इंपॉर्टेंट इज जिंजाइवल जेनिथ. मार्जिनल जिंजाइवा का मोस्ट एपिकल पॉइंट, ये स्लाइटली शिफ्ट होता है, यूजुअली डिस्टल साइड, एंड द मोस्ट एपिकल पॉइंट ऑफ जिंजाइवल स्कैलोप इज द जिंजाइवल जेनिथ. व्हाट इज जिंजाइवल सल्कस? टूथ और जिंजाइवा के बीच का स्पेस. इट्स अ shallow V-shaped crevice between the tooth surface and inner lining of the gingiva. Now, important is the value. Remember the histological depth. It is 1.5 to 1.8 mm.
and clinical probing depth is 2 to 3 mm, that's the normal. Remember, histological depth is not equal to always equal to probing depth. Histological depth is 1.5 to 1.8, whereas clinical probing depth is 2 to 3 mm. Why they are not equal? Because it depends upon the probe force, inflammation and tissue resistance. Normal probing depth कितनी होती है? Remember, it's 2 to 3 mm. Increased sulcus depth indication है periodontal disease का. Next is the attached gingiva. Attached gingiva is firmly bound gingiva. It is firm and resilient. बोन पेरियोस्टियम से टाइटली अटैच्ड होता है और ये नॉन मूवेबल होता है. It extends from, remember, marginal gingiva to the mucogingival sulcus. Mucogingival junction, it is the line that separates the attached and the alveolar mucosa. Important point जो आपको याद रखना है वो है width of attached gingiva कितनी होती है. In incisor region it is 3.5 to 4.5 mm and in mandible it is 3.3 to 3.9. Remember the value. मैक्सिला में 3.5 टू 4.5 और मैंडिबल में 3.3 टू 3.9 और मिनिमम होती है प्रीमोलर रीजन में अराउंड 1.8 टू 1.9 mm. अटैच्ड जिंजाइवा रिमेंबर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इन द इंसाइजर रीजन. क्लिनिकल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, द विड्थ इट इंक्रीजेस विद द एज. The mucogingival junction, it always remain constant. Changes occur due to the coronal shift. जो केराटिनाइज्ड जिंजाइवा होता है वो मार्जिनल जिंजाइवा प्लस अटैच जिंजाइवा होता है. सो रिमेंबर, अटैच जिंजाइवा इज नॉट ऑलवेज केराटिनाइज्ड जिंजाइवा. So remember, marginal gingiva is free 1 mm sulcus wall. Gingival sulcus is a V-shaped space and its value is 2 to 3 mm, that's the normal. The attached gingiva is firm bound to bone. Maximum width of attached gingiva is at the incisors. सो अगेन हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल जिंजाइवा या फ्री जिंजाइवा वो पार्ट है जो टूथ को अराउंड कोलर लाइक फैशन में प्रेजेंट होता है. ये जिंजाइवा का टर्मिनल एज या बॉर्डर होता है. अगर आप टूथ को इमेजिन करें तो मार्जिनल जिंजाइवा उसको एक रिंग या कॉलर की तरह सराउंड करती है. इसका कंटूर स्कैल्प्ड होता है, मतलब कर्व्ड शेप में होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता. सो रिमेंबर, टूथ को कॉलर की तरह सराउंड करता है मार्जिनल जिंजाइवा. इसकी विड्थ 1 mm होती है. ये जिंजाइवल सल्कस की आउटर वॉल बनाता है. इससे प्रोब से टूथ से सेपरेट किया जा सकता है. जो फ्री जिंजाइवल ग्रूव है इट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन 50% पीपल. ये एक शैलो लीनियर डिप्रेशन होता है. मार्जिनल जिंजाइवा और अटैच जिंजाइवा के बीच बाउंड्री शो करता है. हर पेशेंट में विजिबल नहीं होता, इसलिए एग्जाम में ट्रिकी एमसीक्यू आते हैं. जिंजाइवल सल्कस एक शैलो स्पेस है, क्रीवाइस है जो टूथ और जिंजाइवा के बीच में होता है. इट इज बाउंडेड बाय टूथ सरफेस. एक साइड पे रहेगा टूथ सरफेस और दूसरी साइड पे रहेगा जिंजाइवल एपिथेलियम. सो इट इज वी शेप्ड नैरो स्पेस. नॉर्मली प्रोब बेयरली एंटर करता है. हिस्टोलॉजिकल डेप्थ ऑफ जिंजाइवल सल्कस क्या थी? 1.5 टू 1.8 और क्लिनिकल प्रोबिंग डेप्थ है 2 टू 3 mm. ट्रू नॉर्मल सल्कस डेप्थ कितनी होती है? 0 mm. लेकिन ये सिर्फ जर्म फ्री कंडीशन में पॉसिबल है. रियल लाइफ में माइल्ड सल्कस ऑलवेज प्रेजेंट होता है.
नॉर्मल प्रॉबिंग डेप्थ क्या होती है? इट्स 2 to 3। सल्कस डेप्थ इंक्रीज होने का मतलब है जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस होना, और डीप सल्कस का इंडिकेशन है पॉकेट फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द इंटरडेंटल जिंजाइवा। इंटरडेंटल जिंजाइवा क्या होता है? इंटरडेंटल जिंजाइवा वो जिंजाइवा होता है जो दो एडजेसेंट टीथ के बीच वाली स्पेस को फिल करता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं जिंजाइवल एम्ब्रेजर या इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। अगर दो दांत एक दूसरे को कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच जो नीचे स्पेस होता है उसको इंटरडेंटल जिंजाइवा फिल करती है। ये एरिया फूड इंफेक्शन और प्लाक अकुमुलेशन के लिए वल्नरेबल होता है, इसलिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इंटरडेंटल जिंजाइवा की शेप फिक्स नहीं होती, ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है। पिरामिडल शेप ये तब होता है जब कॉन्टैक्ट पॉइंट प्रेजेंट हो, नॉर्मल टूथ अलाइनमेंट हो, पेपिला का टिप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे होता है, कोन या पिरामिड जैसा। दूसरा है कोल शेप्ड, ये एक वैली लाइक डिप्रेशन होता है दैट इज लोकेटेड बिटवीन द फेशियल पेपिला एंड द लिंगुअल पेपिला, ये दोनों को कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, कोल एरिया नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, इसीलिए इजी प्रोन होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए, इसलिए पेरिडोंटल डिजीज यहीं से स्टार्ट होती है। सो हाउ डज कोल लुक लाइक? इट लुक लाइक अ वैली लाइक डिप्रेशन बिटवीन पेपिला। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ इंटरडेंटल जिंजाइवा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में डायरेक्टली आता है। शेप डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट पॉइंट प्रेजेंस पे। अगर कॉन्टैक्ट है देन पेपिला इज प्रेजेंट, और अगर कॉन्टैक्ट एब्सेंट होंगे तो पेपिला भी एब्सेंट होंगे। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट टू बोन क्रेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्टेंस कम होगा तो पेपिला फुली फिल करेंगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेपिला इनकम्प्लीट फिल करेंगे या एब्सेंट भी हो सकते हैं। जिंजाइवल रिसेशन में अगर जिंजाइवल रिसेशन हो तो पेपिला श्रिंक हो जाते हैं और ब्लैक ट्रायंगल अपीयरेंस देने शुरू हो जाता है। सो इंटरडेंटल पेपिला किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉन्टैक्ट पॉइंट, बोन क्रेस्ट डिस्टेंस और जिंजाइवल रिसेशन। इंटरडेंटल का शेप और सरफेस स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। फेशियल और लिंगुअल सरफेस पे ये टेपर्ड और नैरो स्पेस होता है, और मीजियल और डिस्टल सरफेस पे ये स्लाइटली कनकेव होता है। ये शेप हेल्प करती है प्रॉपर फूड डिफ्लेक्शन और सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म। नाउ ये इंटरडेंटल पेपिला का फॉर्मेशन, पेपिला के पार्ट्स का ओरिजिन कैसे होता है? लेटरल बॉर्डर और टिप मार्जिनल जिंजाइवा के थ्रू होता है, और सेंट्रल पोर्शन अटैच जिंजाइवा बनाते हैं। जिंजाइवा के अलग पार्ट्स मिलके पेपिला बनाते हैं। सो स्पेशल कंडीशन क्या होता है? जब टूथ में गैप होता है दैट इज डायस्टीमा, तो इंटरडेंटल पेपिला विल बी एब्सेंट। जिंजाइवा स्मूथ और राउंडेड हो जाते हैं, देयर वुड बी नो कोल फॉर्मेशन, देयर वुड बी नो एम्ब्रेजन फिलिंग। सो डायस्टीमा में इंटरडेंटल पेपिला का क्या होता है? इट्स एब्सेंट। नाउ माइक्रोस्कोपिक फीचर डिस्कस करते हैं। जिंजाइवा दो मेन कंपोनेंट से बनी होती है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इट इज हाईली सेलुलर, और जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज लेस सेलुलर, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस। नाउ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? एपिथेलियम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू इट गिव्स द सपोर्ट। इंटरडेंटल जिंजाइवा का मेन रोल है टू प्रोटेक्ट द इंटरडेंटल बोन, प्रिवेंट फूड लॉजमेंट, मेंटेन एस्थेटिक्स एंड प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये एरिया सबसे ज़्यादा प्रोन होता है प्लाक अकुमुलेशन के लिए, जिंजीवाइटिस के लिए और पेरियोडोंटाइटिस के लिए, स्पेशली द कोल रीजन दैट इज द वीक पॉइंट। नाउ जिंजाइवल एपिथेलियम क्या है?
जिंजाइवल एपिथीलियम एक कॉन्टिन्यूस लाइनिंग है जो जिंजाइवा को कवर करती है। कौन से एपिथीलियम से? रिमेंबर इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो गम्स को प्रोटेक्ट करती है। पहले क्या माना जाता था? एपिथीलियम सिर्फ एक फिजिकल बैरियर है। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि एपिथीलियम एक एक्टिव इम्यून ऑर्गन है। एपिथीलियम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, सिग्नल भेजता है बॉडी को, ताकि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कनेक्ट करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इज इन जिंजाइवल डिजीजेज और एपिथीलियम का रोल सेंट्रल होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंजाइवल एपिथीलियम? मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, सिलेक्टिव परमेबिलिटी ताकि अंदर और बाहर एक्सचेंज हो सके, इम्यून डिफेंस। और सेलुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? केराटिनोसाइट्स। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर द केराटिनोसाइट्स। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 90% सेल्स। केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस क्या करते हैं? केराटिन प्रोड्यूस करते हैं दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। नॉन केराटिनोसाइट्स कौन कौन से हैं? लैंगरहैंस सेल्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि लैंगरहैंस सेल्स आर फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, Merkel cells they are for the sensory function, and melanocytes are for the pigmentation. Now question is, most common cells in gingival epithelium are the, yes, your answer is keratinocytes. मॉर्फोलॉजी और फंक्शन बेस पे जिंजाइवल एपिथीलियम तीन तरह का होता है। आउटर एपिथीलियम, इट कवर्स द आउटर जिंजाइवा, इट इज मोस्टली केराटिनाइज्ड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। Second is the sulcular epithelium. It lines the gingival sulcus. It is non-keratinized or it may be parakeratinized. It is more permeable. Junction epithelium very very important. ये टूथ के साथ अटैच्ड होता है। It has the weakest barrier. बैक्टीरिया easily penetrate कर सकते हैं। पेरियोडोंटल डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। So सबसे वीक एपिथीलियम कौन सा है? It's the junctional epithelium. केराटिनाइजेशन प्रोसेस, केराटिनोसाइट्स बेसल लेयर से स्टार्ट होते हैं, सरफेस तक माइग्रेट करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केराटिनाइजेशन। सो वेयर प्रोलिफरेशन अकर? इट्स इन द बेसल लेयर। मेन माइटोसिस यही होता है, थोड़ा सुप्रा बेसल लेयर में। सो माइग्रेशन में क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो सेल फ्लैटन होते हैं, केराटिन इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाता है। अब टाइप ऑफ केराटिनाइजेशन कौन कौन सी होती है? पहली है ऑर्थो केराटिनाइजेशन। इसमें कंप्लीट केराटिनाइजेशन होती है, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर इज प्रेजेंट एज सिमिलर एज टू स्किन। और दूसरा है पैरा केराटिनाइजेशन, दैट इज मोस्ट कॉमन। पी फॉर पैराकेराटिनाइजेशन, पी फॉर पिक्नोटिक न्यूक्लियस। पैराकेराटिनाइजेशन में सरफेस सेल्स में पिक्नोटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और केराटिनोहाइलिन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। थर्ड इज नॉन केराटिनाइजेशन, इसमें कोई स्ट्रेटम कोर्नियम नहीं होता, नो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और सेल्स अपने न्यूक्लियस को रिटेन रखते हैं। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केराटिनाइजेशन इज जिंजाइवा इज द पैराकेराटिनाइजेशन। केराटिन प्रोटीन्स एडवांस कंसेप्ट क्या है? जो केराटिन प्रोटीन्स है वो एक पॉलीपेप्टाइड की तरह रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं और नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर में होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? बेसल सेल की एग्जांपल है, लो मॉलिक्यूलर वेट केराटिन K19, एंड सरफेस सेल में हाई मॉलिक्यूलर वेट K1 होता है। जैसे जैसे सेल ऊपर जाता है केराटिन टाइप चेंज होता जाता है। नाउ एपिथेलियम का रोल क्या है? इट एक्ट एज ए बैरियर, इट प्रोवाइड इम्यून सेंसर, एक्ट एज इम्यून सेंसर, एक्ट एज ए सिग्नल जनरेटर, रिस्पोंड करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इन्फ्लामेशन के थ्रू सेल सिग्नलिंग को चेंजेस करता है। अगर एपिथेलियम फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए
टिश्यू होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, डिजीज प्रोग्रेशन भी फास्ट होती है। प्रोटीन, व्हाट आर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स इन केराटिनाइजेशन? केराटिन के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनते हैं ड्यूरिंग epithelium maturation. The first is the केराटोलाइनिन एंड इनवॉल्यूक्रिन प्रोटीन। ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेल इनवेलप that act as a strong protective membrane and it is located just below the cell membrane। और ये फंक्शन क्या करते हैं? सेल को केमिकली रेजिस्टेंस बनाते हैं। सेकंड इज फिलेग्रीन। फिलेग्रीन का प्रिकर्सर होता है केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स। जब सेल मूवमेंट करता है ग्रेनुलोसम से कोर्नियम की तरफ तो क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स डिसअपियर होते हैं और फिलेग्रीन रिलीज होता है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या है? फुल्ली मैच्योर एपिथेलियल सेल्स में कॉर्नियोसाइट्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर, इनमें केराटिन टोनोफिलामेंट्स होते हैं जो कि फिलेग्रीन मैट्रिक्स में इम्बेड होते हैं और ये सराउंड करता है रेजिस्टेंस इन्वेलप से। अब सेल जंक्शन बात करते हैं। केराटिनोसाइट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं वाया डेस्मोसोम्स। सो डेस्मोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू डेंस प्लाक, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंस लाइन और साथ में टोनोफिलामेंट्स जो अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर सेल्स को स्ट्रॉन्ग एडहेजन देता है। टोनोफिलामेंट्स, द टोनोफिलामेंट्स दे आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। केराटिन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल फॉर्म ब्रश लाइक स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। Other are the intercellular spaces, they are microvilli like projections। इनमें इंटरडिजिटेशन होती है that represents a strong contact। Other junctions are tight junction that allow ion movement and small molecular movement। वेल, जिंजाइवल एपिथेलियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्शन कौन सा है? इट्स द डेस्मोसोम्स। नाउ सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसल और पैराबेसल लेयर्स में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती हैं। इनमें एंजाइम्स याद करो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, एनएडी और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। और सरफेस लेयर्स में कम माइटोकॉन्ड्रिया और पेंटोज फोस्फेट पाथवे एक्टिवेट होता है और एंजाइम इनमें होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल सरफेस सेल्स को चाहिए आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन केराटिन फॉर्मेशन। सो जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होती है सेल मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता रहता है। नाउ अदर important for your entrance exam is Odland bodies. They are also known as keratinosomes. You will get a question. Odland bodies, they are found in upper stratum spinosum. They are modified lysosomes. They contain an enzyme acid phosphatase। नाउ इनका काम क्या है? ये ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और कॉर्निफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? एसिड फोस्फेटेज एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू केराटिनाइजेशन लेवल। अब नॉन केराटिनोसाइट्स कौन कौन से हैं? मेलानोसाइट्स ये प्रेजेंट होते हैं। द मेलानोसाइट्स दे आर प्रेजेंट इन बेसल एंड स्पाइनस लेयर। अगेन यू विल गेट ए क्वेश्चन। Melanocytes are located in basal and spinous layer। Their function is to they cause synthesis of melanin synthesis and enzyme related is tyrosinase। अब मेलानिन फॉर्मेशन होता कैसे है? जो टायरोसिन है वो डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा आगे मेलानिन में। सो दे आर stored in the melanin, it is stored in melanosomes and it is transferred to other epithelial cells by melanophages। Other important cells are Langerhans। You will get a question, Langerhans cells, they are derived from answer is bone marrow।
Langerhans cells की location है suprabasal layer. What is the function of Langerhans cells? You will get a question, entrance exam question, very important. They act as a antigen presenting cells, as वे immune response activate करते हैं. और Birbeck granules they contains Langerhans cells contain Birbeck granules. The important points जो याद रखना है, जंक्शनल एपिथेलियम में ये एब्सेंट होते हैं. Merkel cells, they are located in basal layers, they are associated with the nerve endings और इनका काम है tactile sensation. So MCQ you can get is antigen presenting cells in gingiva, they are Langerhans cells. बेसल लेमिना, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच कनेक्शन होता है बेसल लेमिना का. दो लेयर्स होते हैं, लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा. लेमिना लूसिडा में होती है लेमिनिन, जो कि होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. लेमिना डेंसा में टाइप 4 कोलेगन होते हैं. हेमिडोस्मोसोम्स लेमिना लूसिडा से अटैच होते हैं और एनकोरिंग फाइब्रिल्स कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होते हैं. एनकरिंग फिब्रिल्स की लेंथ 715 नैनोमीटर और दे लूप अराउंड द कोलेगन फाइबर्स. इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, act as a barrier function, they are permeable to fluids, block the particular matter. So let us revise things again. जब हम जिंजाइवल एपिथेलियम की मैच्योरेशन की बात करते हैं तो हम ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कैरेटिन ही नहीं बल्कि और भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इस प्रोसेस में. सबसे पहले बात करते हैं केराटोलाइनिन और इन्वोल्यूक्रिन की. ये दोनों प्रोटीन्स एपिथेलियम सेल्स के अंदर डेवलप होते हैं और मिलकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव इन्वेलप बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. और इस इन्वेलप का काम होता है सेल्स को केमिकली और फिजिकली डैमेज से बचाना. इस वजह से मैच्योर एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाते हैं. हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की जिसका नाम है फिलेग्रीन. फिलेग्रीन एक्चुअल एक प्रिकर्सर फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे हम केराटिनोहाइलिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं. जब एपिथेलियल सेल्स बेसल लेयर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ग्रेनुलर लेयर तक पहुंचते हैं तब ये ग्रेन्यूल्स सडनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिलेग्रीन रिलीज करते हैं. फिलेग्रीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केराटिन फिलामेंट को एक साथ बंडल करता है और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाता है. जब सेल फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं. कॉर्नियोसाइट्स की स्ट्रक्चर में केराटिन टोनोफिलामेंट होते हैं जो फिलेग्रीन के मैट्रिक्स में एम्बेड होते हैं और बाहर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेलप होता है. ये ही फाइनल प्रोटेक्टिव यूनिट होती है एपिथेलियल बैरियर की. दूसरा हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं. वो जुड़े होते हैं डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है जो एडजेसेंट सेल्स को टाइटली बाउंड करता है. इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि दो डेंस प्लाक होते हैं जिनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंस लाइन होती है और इन प्लाक्स के साथ केराटिन फिलामेंट अटैच होते हैं. इन केराटिन फिलामेंट को हम टोनोफिलामेंट कहते हैं जो साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं. ये फिलामेंट सेल्स के अंदर ब्रश लाइक पैटर्न में स्प्रेड होते हैं और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. सेल्स को बीच का जो स्पेस होता है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो माइक्रोविलाई जैसी लगती हैं और ये प्रोजेक्शन एक दूसरे में इंटरलॉक करती हैं जिससे सेल टू सेल एडहेजन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. कुछ में टाइट जंक्शन जिन्हें जोना अक्लूडेंट्स भी कहते हैं भी मिलते हैं. ये जंक्शंस आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल तक पास होना अलाउ करते हैं. अगर हम पूरा कंसेप्ट समराइज करें तो जिंजाइवल एपिथेलियम एक सिंपल कवरिंग नहीं है बल्कि एक हाईली डायनामिक, मेटाबॉलिक, एक्टिव और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिव टिश्यू है. इसमें प्रोटीन, सेल्स, जंक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे सब एक कोऑर्डिनेटेड
सिस्टम के रूप में काम करते हैं जिससे टिश्यू की इंटेग्रिटी और प्रोटेक्शन मेंटेन होता है। जब भी इस सिस्टम में डिस्टरबेंस होती है तो पेरियोडोंटल डिजीज डेवलप हो सकता है। Now let us discuss about structure and metabolism characteristic of gingival epithelium. जिंजाइवल एपिथीलियम एक यूनिफॉर्म या होमोजेनियस स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग एनाटॉमिकल रीजन में अपनी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल वेरिएशन दिखाता है, जो प्राइमरली टिश्यू की अडेप्टेशन पर डिपेंड करता है, स्पेशली टूथ सरफेस और अंडरलाइंग एल्वियोलर बोन के साथ इंटरेक्शन के कंटेक्स में। इस एपिथीलियम कंपोनेंट को तीन डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड किया जाता है: ओरल एपिथीलियम, सर्कुलर एपिथीलियम और जंक्शनल एपिथीलियम, जिसमें हर एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और फिजियोलॉजिकल रोल होता है। वेल, ओरल एपिथीलियम और सर्कुलर एपिथीलियम का प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, जहां ओरल एपिथीलियम मैकेनिकल स्ट्रेस और माइक्रोबायल इंसल्ट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केराटिनाइज्ड बैरियर प्रोवाइड करता है, whereas सर्कुलर एपिथीलियम कंपैरेटिवली लेस केराटिनाइज्ड होने के कारण थोड़ा ज़्यादा परमिएबल होता है। दूसरी तरफ जंक्शनल एपिथीलियम एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ अटैचमेंट में ही नहीं फंक्शन करता, बल्कि जिंजाइवल टिश्यू की हेल्थ रेगुलेशन में भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये एपिथीलियम अपनी हाई परमेबिलिटी और रैपिड टर्नओवर की वजह से बैक्टीरियल प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहता है, जिससे ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एक क्रूशियल कंपोनेंट बन जाता है। जिंजाइवल एपिथीलियम को अब सिर्फ एक पैसिव फिजिकल बैरियर नहीं माना जाता, बल्कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू है। एपिथेलियल सेल्स एक्टिवली एक्सटर्नल स्टिमुलाई, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल चैलेंज के रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस, एडहेजन मॉलिक्यूल्स, ग्रोथ फैक्टर्स और वेरियस एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। इस तरह ये टिश्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनिशिएट, मॉड्यूलेट और रेगुलेट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ओरल कैविटी के रीजन में केराटिनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल होता है, जहां सबसे ज़्यादा केराटिनाइज्ड हार्ड पैलेट होता है, उसके बाद जिंजाइवा, फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग और सबसे कम केराटिनाइजेशन बक्कल म्यूकोजा में देखी जाती है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। द हाईएस्ट केराटिनाइजेशन इट इज सीन इन द hard palate, then gingiva, then ventral surface of tongue, and lowest it is seen in the cheek region,